किचन के काम और खाना नाश्ता बनाने में हम लेडीज़ों का मैक्सिमम टाइम गुजर जाता है। हम सभी कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा खाना नाश्ता बना के अपने फैमिली को खिलाएं। अगर हमें कुछ टिप्स और आइडिया मिल जाए जिससे हमारा टाइम भी बचे और हमारा खाना नाश्ता भी टेस्टी बन जाए तो क्या ही बात हो। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे कुकिंग टिप्स शेयर करूँगी जो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे देखिए मैं मटर छील रही हूँ। ठंडी का मौसम चल रहा है और ठंडी के मौसम में बहुत ही फ्रेश और हरे हरे मटर मार्केट में आते हैं और सस्ते भी मिलते हैं। और इस तरह के मटर हम लाके काफ़ी सारा लाके इसे सेव भी करते हैं, साल भर के लिए स्टोर करके भी रखते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से मैं मटर को पहले छील लेती हूँ और इसे मैं रखने के लिए इस तरह से छील लेने के बाद जो इस तरह के जिप लॉक बैग होते हैं उसमें इसे इस तरह से स्टोर कर देती हूँ और इसे स्टोर करके मैं फ्रीज़र में रखती हूँ। फ्रीज़र में इस तरह से रखने के बाद ये काफ़ी मतलब आप इसे 8 से 10 महीना आराम से यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। काफ़ी सारे घरों में देखा है कि जब उसे स्टोर करके साल भर के लिए रखते हैं तो उसे थोड़ा सा बॉईल करते हैं हरे मटर को, लेकिन उस तरह से करने पे वो थोड़े पिचक भी जाते हैं, उसका कलर भी चेंज हो जाता है। और अगर ऐसे ही एज इट इज़ रखते हैं तो बहुत ही अच्छे से ये साल भर आराम से चल जाते हैं। तो इस तरह से मैं छोटे छोटे बैग्स में ही करके रखती हूँ कि 1 बाय 1 उसे यूज़ करूँ। अभी तो स्टोर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मतलब साल भर के लिए स्टोर नहीं कर रही हूँ, हफ्ते 10 दिन में बनाने के हिसाब से ही स्टोर कर रही हूँ। तो इस तरह से बना के और इसे फ्रिज में रख देती हूँ और जब मुझे इसे यूज़ करना होता है तो फ्रीज़र में से इसे निकाल के और इसे फिर इस तरह से नॉर्मल पानी में डाल देती हूँ 2-4 मिनट के लिए, और जो उसमें थोड़ा बहुत बर्फ़ जमा होता है वो नॉर्मल हो जाता है। और इस तरह से जब इसे हम जिस भी चीज़ में कुक करते हैं तो फटाक से वो मतलब वैसे अगर हरे मटर को हम कुक करने जाते हैं, उसकी सब्ज़ी बनाते हैं या पुलाव बनाते हैं तो काफ़ी सारा टाइम लगता है उसे पकने में, कुक होने में, और कुक करने के बाद भी उसमें मतलब एक कच्चापन रह जाता है, अच्छी तरह से वो सॉफ्ट होता नहीं है। लेकिन इस तरह से अगर आप डायरेक्ट फ्रिज में से निकाल के 2-4 मिनट पानी में डाल के और फिर उसे आप जहाँ पे भी यूज़ करना हो वहाँ पे यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे बहुत ही जल्दी, मतलब बिल्कुल ही टाइम नहीं लगता है, बहुत ही झटपट कुक हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं ये राइस पुलाव बना रही हूँ तो बहुत ही जल्दी इसमें ये कुक हो गया है, एकदम ही मैश हो जाता है और उसका जो एक मीठापन होता है मटर का वो वैसे ही रहता है, बिल्कुल वो उसका मीठापन जाता नहीं है और खाने में भी टेस्टी लगता है और मटर हमारे वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो इस तरह से आप भी इस ठंडी में लाके इसे बनाइए और स्टोर भी करना हो तो इसी मेथड से अगर स्टोर करेंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल आपका मटर ख़राब भी नहीं होगा और कुक करने में बिल्कुल टाइम भी नहीं लगेगा। जब भी हम दूध गर्म करते हैं तो दूध गर्म करने के टाइम हमारा काफ़ी सारा टाइम चला जाता है क्योंकि दूध में उबाल आएगा और दूध नीचे बह के आ जाएगा, उस चक्कर में हमें गैस के पास ही खड़ा रहना पड़ता है। लेकिन इसके लिए मैं क्या करती हूँ, इस तरह से दूध रख के और उसमें एक छोटी सी कटोरी रख देती हूँ, डाल देती हूँ। इस तरह से करने पर दूध कभी भी उबल के बाहर नहीं आता है और मुझे वहाँ गैस के पास खड़ा नहीं रहना पड़ता है। तो इस तरह से मेरा टाइम भी बचता है और वेस्टेज होने से भी बच जाती हूँ। तो इस तरह से छोटे छोटे टिप्स हमारे लिए काफ़ी काम आते हैं। हमारे इंडियन किचन में मूंगफली सेंगदाने का भी काफ़ी यूज़ होता है। काफ़ी सारे रेसिपीज़ में हम मूंगफली सेंगदाने का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद अच्छे से भुना रहता है, काला नहीं पड़ता है, तो ही हम जिस भी चीज़ में इसे यूज़ करते हैं वो रेसिपी टेस्टी बनती है। अगर भूनने के टाइम ये जल जाता है तो बिल्कुल ही टेस्ट ख़राब हो जाता है और जिस भी चीज़ में मूँगफली का हम यूज़ करते हैं तो वो चीज़ भी ख़राब हो जाती है, जला हुआ लगता है। तो इसके लिए एक टिप है कि इस तरह से जब भी आप सेंगदाना भूनें तो उसमें थोड़ा सा इस तरह से जो नॉर्मल पानी होता है उसका छींटा लगा दे। इस तरह से हाथ में थोड़ा सा पानी लेके और पूरे सेंगदाने में थोड़ा सा मसल दें। इस तरह से मसलने के बाद जब आप सेंगदाने को भूनेंगे तो बहुत अच्छी तरह से वो भुन जाता है। और भूनने के लिए भी क्या करना है, बिल्कुल स्लो आंच पे ही हमें सेंगदाने को भूनना चाहिए। सबसे ज़रूरी टिप होता है कि मूंगफली को भूनते समय हमें फ्लेम को बिल्कुल हाई पे नहीं रखना है। अगर हाई
हाई फ्लेम पे हम मूंगफली को भूनते हैं तो बाहर की तरफ से वो लगता है कि अच्छे से भुन गया है, लेकिन अंदर की तरफ उसमें नमी रह जाती है, एक कच्चापन रह जाता है। तो इसके लिए हमें बहुत ही ध्यान से मूंगफली को अच्छे से भूनना है, एकदम स्लो आंच पे। और भूनने के बाद इसे इस तरह से ही मैं कढ़ाई में छोड़ देती हूँ और अच्छे से इसे ठंडा होने देती हूँ। और ठंडा होने के बाद जब इसका आप छिलका निकालेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से इसका छिलका निकल जाता है झटपट, क्योंकि इसमें हमने पानी लगाया है। और पानी लगाने की वजह से बहुत ज़्यादा जलता भी नहीं है। मीडियम आंच पे भी आप इसे ना भुने, इसे एकदम ही स्लो फ्लेम पे ही भुनना चाहिए। इस तरह से भूनने पे देखिए झटपट ये इसके छिलके निकल भी जाते हैं, जिसकी वजह से ये जलता भी नहीं है और इसका टेस्ट भी ख़राब नहीं होता है। तो जिस भी चीज़ में हम इसे यूज़ करते हैं तो वो रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है। और इसे छिलके को इस तरह से निकालने के बाद भी जब इसे हम झटकने जाते हैं तो काफ़ी सारी गंदगी हो जाती है छिलके की वजह से। तो उसके लिए भी इस आइडिया से आप अगर छिलके को चालते हैं तो बहुत अच्छे से छिलका निकल जाता है और किचन में हमारे प्लेटफॉर्म पे गंदगी भी नहीं होती है। इस तरह की बड़ी सी छन्नी में इसे लेके आप छानेंगे तो जिस थाली में भी छानेंगे उसी में उसका छिलका निकलेगा, यहाँ वहाँ फैलेगा नहीं। और उसे फिर आप डब्बे में स्टोर करके रख दें और जिस भी रेसिपी में आपको उसे यूज़ करना हो तो आराम से यूज़ कर सकते हैं। जब भी हम बैगन का भरता बनाते हैं तो बैगन का भरता बनाने के लिए बैगन अच्छे से अंदर तक पका रहे तो उसके लिए मैं इस तरह से फोक से पूरे बैगन में इस तरह से होल कर देती हूँ, उस तरह से उस पर फोक लगा देती हूँ। और फोक लगा के फिर उस पर थोड़ा सा तेल लगा के और इसे भून लेती हूँ। मीडियम फ्लेम पे इसे भून लेने के बाद बहुत अच्छे से ये अंदर तक पक जाता है। और गर्मा गर्म ये बैगन को इस तरह से प्लेट में रख के और उसे 5 मिनट इस तरह से ढक देती हूँ किसी बर्तन से। और ढक देने के बाद जब इसे हम छीलते हैं तो बहुत ही आराम से इसका छिलका निकल जाता है, बिल्कुल उसमें छिलका लगा हुआ नहीं रहता है। और इस तरह से करने की वजह से जब हम बैगन का भरता बनाते हैं तो बिल्कुल उसमें जो एक जलेपन का टेस्ट आता है छिलके की वजह से वो बिल्कुल नहीं आता है और हमारा भरता बहुत ही टेस्टी बन जाता है। जब मैं मंथली ग्रॉसरी शॉपिंग करने जाती हूँ तो सूजी भी काफ़ी सारा लेके आती हूँ, क्योंकि हमारे घर में उपमा भी काफ़ी बनता रहता है। लेकिन अगर इस तरह से ही सूजी मैं रख दूँ, स्टोर कर दूँ, तो उसमें झाला लग जाता है और एक छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं। तो उसके लिए मैं इस तरह से कढ़ाई में रख के उसे भून लेती हूँ, ड्राई ही इस तरह से बिना तेल घी डाले ही इस तरह से भून लेती हूँ मीडियम फ्लेम पे। 5 से 8 मिनट भूनने के बाद बहुत अच्छे से भून जाता है। और इस तरह से भून के जब रखती हूँ तो स्टोर करती हूँ तो बिल्कुल उसमें कीड़े नहीं लगते हैं और सूजी ख़राब नहीं होती है। और इस तरह से भून के रखने की वजह से मेरा टाइम भी काफ़ी बचता है। जब भी मुझे उपमा बनाना होता है तो झटपट मुझे सूजी को फिर भूनना नहीं पड़ता है, वहाँ पे मेरा टाइम सेव हो जाता है। डायरेक्ट ही मैं उसे उसमें डाल देती हूँ। जब भी मैं सूजी लाती हूँ तो थोड़ा बहुत सूजी इस तरह से अलग रख देती हूँ जिसके लिए मुझे हलवा या कुछ मीठा बनाना होता है, और बाकी इस तरह से उसे मैं स्टोर करने के लिए इस तरह से भून के रखती हूँ। और फटाफट जिस भी चीज़ में इसे यूज़ करना होता है तो भूनने वाला स्टेप मेरा स्किप हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा सूजी भी भुना हुआ रहता है और झटपट मेरी रेसिपी भी बन जाती है, टेस्टी भी हो जाता है चीज़ें और टाइम भी सेव हो जाता है। यहाँ पे देखिए मैं मसाला पनीर बना रही हूँ और मेरे मसाले में आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है। लेकिन इस तरह से जब हम ग्रेवी बनाते हैं तो उसमें जब हम पानी डालते हैं, ग्रेवी के लिए पानी डालते हैं, तो हमारे ग्रेवी का कलर अचानक से उड़ जाता है, मसाले का जो कलर रहता है वो अचानक से चेंज हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना है, अगर आपको मसाले का जो कलर है एज इट इज़ रखने के लिए, तो उसमें कभी भी इस तरह से ग्रेवी बनाते समय आप गर्म पानी का ही यूज़ करें। इस तरह से जब गर्म पानी हम यूज़ करते हैं तो जो ग्रेवी का कलर होता है वो वैसे ही मेंटेन रहता है, बिल्कुल चेंज नहीं होता है। और उस ग्रेवी का टेस्ट भी बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें हमने गर्म पानी डाला है। ठंडा पानी डालते हैं तो ग्रेवी का टेस्ट भी चेंज हो जाता है और कलर भी चेंज हो जाता है। तो देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है।
नेक्स्ट टिप है कि जब भी आप कढ़ी बनाएं, पकोड़े वाली कढ़ी बनाएं या इस तरह से नॉर्मल कढ़ी बनाएं, तो उसके टेस्ट को दुगना बनाने के लिए आप उसमें एक तड़का लगाएं। तड़का लगाने के लिए इस तरह से सरसों का तेल ले लें या कुकिंग ऑयल ले लें और उसमें जो लाल वाली तीखी लाल मिर्ची होती है अक्खी वाली वो डाल दें, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दें और 1 चम्मच कश्मीरी लाल पाउडर डाल दें। इसे डाल के इस तरह से आप कढ़ी में तड़का लगाएं तो आप देखेंगे कि आपकी कढ़ी का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ही टेस्टी कढ़ी लगने लगती है। सो फ्रेंड, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।